निर्माण का रियल हीरो। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ मैं संध्या शर्मा लेकर हाजिर हूं आपका पसंदीदा शो नया सवेरा। आपके साथ बात होगी देश और दुनिया की। जी हां, अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे जहां महाराष्ट्र और झारखंड को लेकर के किस तरह का है चुनावी माहौल और दुनिया में किस तरह की है राजनीतिक हलचल। झारखंड में आज से नामांकन प्रक्रिया भी होने वाली है शुरू, और भी क्या कुछ रहने वाला है हमारे इस पूरे शो में खास बात करेंगे अगले पूरे 1 घंटे में मेरी सहयोगी आंचल गुलाटी गुंबर के साथ। शुक्रिया संध्या। तो यहाँ हम चर्चा करेंगे इन तमाम जो राष्ट्रीय खबरें हैं उन पर, लेकिन बात होगी अंतर्राष्ट्रीय खबरों की भी। जिस तरह से यूएस इलेक्शंस की जो दौड़ है वो अब शुरू हो चुकी है। कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के बीच मुख्य मुकाबला है। कई ऐसे वहाँ पर राज्य हैं जहाँ पर अर्ली जो है वो वोटिंग शुरू हो गई है। क्या है इसके मायने और कौन कौन से बड़े मुद्दे हैं जो इस बार के यूएस इलेक्शंस में प्रमुखता से उठाए जाएंगे, इस पर हम करेंगे चर्चा। साथ ही बात होगी कि कनाडा में इस वक्त जो भारत और कनाडा के रिश्ते हैं रसातल पर पहुंचे हैं, इसका क्या प्रभाव पड़ता हुआ नजर आएगा। तो इन तमाम मुद्दों पर डालेंगे नजर। बात होगी एंटरटेनमेंट वर्ल्ड, स्पोर्ट्स और साथ ही साथ कारोबार जगत से भी जुड़ी हुई। लेकिन सीधे निगाह डालते हैं इस वक्त की टॉप स्टोरीज यानी कि हेडलाइंस पर। झारखंड में पहले चरण की 43 सीटों के लिए आज से शुरू होगा नामांकन। घटक दलों के बीच सीट बंटवारे पर होगी चर्चा। शपथ ग्रहण के बाद हरियाणा कैबिनेट की पहली बैठक आज। पोर्टफोलियो का भी हो सकता है बंटवारा। बहराइच हिंसा में एक्शन में पुलिस, 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। जुमे की नमाज से पहले कड़ी सुरक्षा। सुप्रीम कोर्ट आज बाल विवाह मामले पर सुनाएगा फैसला। मामले में दायर जनहित याचिका पर अदालत ने फैसला रखा था सुरक्षित। बेंगलुरु टेस्ट में न्यूजीलैंड को 134 रन की बढ़त। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक बनाए 3 विकेट पर 180 रन। भारत पहली पारी में 46 रन पर सिमटा। तो आइए खबरों की शुरुआत करते हैं सबसे पहले चुनावी खबरों से और बात करते हैं झारखंड की, जहां विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए आज से ही नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि उम्मीदवार ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यमों से अब नामांकन कर सकते हैं। जी हां, और पहले चरण में 43 विधानसभा सीटों के लिए 13 नवंबर को मतदान होगा। तो झारखंड में चुनावी सरगर्मियां बढ़ चुकी हैं। आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू है और दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन। आप दोनों तरीके से जो उम्मीदवार हैं जो चुनावी मैदान में ताल ठोकते हुए नजर आएंगे, तमाम अलग अलग जो वहाँ राजनीतिक दल हैं, वो ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों माध्यम से नामांकन भर सकते हैं। उम्मीदवार सुविधा ऐप के जरिए और पहले चरण में 43 विधानसभा सीटों के लिए 13 नवंबर को मतदान होना है। झारखंड में 2 चरणों में चुनाव होगा। तो महाराष्ट्र हो या झारखंड, चुनावी सरगर्मियां तेज हो चली हैं। उम्मीदवारों के चयन का सिलसिला लगातार जारी है और उसके साथ साथ आज से झारखंड में नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। तो झारखंड में पहले चरण में राजधानी रांची, कोल्हान, पलामू और छोटा नागपुर जो प्रमंडल है उसकी ज्यादातर सीटों पर 13 नवंबर को मतदान होगा। देखते हैं इससे जुड़ी ये खास रिपोर्ट। तो चुनावी सरगर्मियां सिर्फ महाराष्ट्र और झारखंड में नहीं बल्कि दुनिया में भी शुरू हो चुकी है और झारखंड में
पहले चरण में जो चुनाव होने हैं उसके नामांकन प्रक्रिया की आज से शुरुआत हो रही है। और बिल्कुल, और जिस तरह की प्रचंड जीत के साथ भाजपा ने हरियाणा में तीसरी बार हैट्रिक लगाई है, उम्मीद की जा रही है कि इसका शोर जो है वो महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावों पर भी नजर आएगा। और जिस तरह से सूचियां आएंगी तो बहुत कुछ कहीं ना कहीं हम समझ पाएंगे। लेकिन देखते हैं पहले ये रिपोर्ट। जहां देश में दीपों का त्योहार दीपावली करीब ही है, ऐसे में झारखंड भी लोकतंत्र के महापर्व को मनाने के लिए तैयार है। झारखंड में पहले चरण के चुनाव के लिए 13 नवंबर को मतदान होना है। पहले चरण में 43 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, जिसके लिए 18 अक्टूबर को अधिसूचना जारी होगी। इसके साथ ही प्रदेश में लोकतंत्र के महापर्व का शंखनाद हो जाएगा। पहले चरण के लिए उम्मीदवार 25 अक्टूबर तक नामांकन दाखिल कर सकेंगे, जबकि 30 अक्टूबर को नाम वापस लेने की अंतिम तारीख है। खास बात यह है कि इस बार सुविधा ऐप के जरिए प्रत्याशी नामांकन प्रक्रिया से संबंधित सभी आवेदन भर सकेंगे। वोटर हेल्पलाइन ऐप में सभी वोटर्स अपनी सारी डिटेल्स देख सकते हैं। Lightened voters will inform us on C-Vigil about any malpractice which they notice in their area, and we'll reach there in 90 minutes to handle it. इस बीच राज्य में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने जिला निर्वाचन पदाधिकारियों और राजनीतिक दलों के साथ बैठक कर निष्पक्ष चुनाव पर जोर दिया। राज्य में आचार संहिता का भी सख्ती से अनुपालन कराया जा रहा है और सार्वजनिक स्थलों पर लगे पोस्टर्स और बैनर्स हटाए जा रहे हैं। मनी पावर, मसल पावर, मिस इन्फॉर्मेशन, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, ये तीनों का इन्फोर्समेंट के लिए बात की थी कमीशन। उसके बारे में उस संबंध में झारखंड में भी पूरा तरफ से हम लोग को सख्ती से लागू करेंगे। चुनावों को लेकर एनडीए और इंडी गठबंधन कमर कस चुका है। सीट शेयरिंग से लेकर तमाम सियासी दावपेच और मतदाताओं को रिझाने के लिए भी तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं। 365 दिन पार्टी लगातार काम करती है, जनता के बीच में रहती है। अगर आप देखें पार्टी के कार्यक्रमों को तो हम नहीं समझते कोई पॉलिटिकल पार्टी इतना काम करती है। पूरी तरह हम लोग विधानसभा चुनाव के लिए तैयार हैं। हम लोग के सामने गठबंधन सरकार की बहुत सारी उपलब्धियां हैं, अनगिनत उपलब्धियां हैं जो एक एक जनता जानती है। झारखंड में यूं तो पिछले कई महीनों से चुनावी सरगर्मियां तेज थीं, लेकिन शुक्रवार को अधिसूचना जारी होने के साथ ही ये और रफ्तार पकड़ेगी। झारखंड में इस बार 2 चरणों में विधानसभा चुनाव संपन्न कराए जा रहे हैं। ऐसे में चुनावी घमासान के लिए हर दल एक एक सीट पर नजर रख रहे हैं और पिछले चुनावों से मिली सीख और सबक को इस बार दोहराने से बचना चाहेंगे। रांची से दूरदर्शन समाचार के लिए विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार। तो झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशियों की जो पहली सूची है वो आज जारी हो सकती है। 2 दिन पहले प्रधानमंत्री की मौजूदगी में चुनाव समिति ने प्रत्याशियों के नाम पर मोहर लगाई थी। और आपको बताएं कि एनडीए फोल्डर में गठबंधन की तस्वीर लगभग साफ है। भाजपा सबसे ज्यादा 67 से 70 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। सुदेश कुमार महतो की पार्टी ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन पार्टी के खाते में 9 से 11 सीटें जा सकती है। वहीं नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड को 2 सीटें मिलने की उम्मीद है। साथ ही अजसू के साथ 1 या 2 सीट पर बात अटकी हुई है। तो झारखंड में सत्तारूढ़ गठबंधन के घटक दलों के बीच सीटों के बंटवारे पर सहमति बनती नजर आ रही है। कैसे ये सीट शेयरिंग का फॉर्मूला काम करेगा उसकी अगर हम जानकारी देखें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के हिस्से में सबसे ज्यादा 43 सीटें, कांग्रेस को 29 और राष्ट्रीय जनता दल को 5 और भाकपा माले को 4 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। और साथ ही आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सरकारी आवास पर महत्वपूर्ण बैठक होगी, जिसमें राजद के तेजस्वी यादव और भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य हिस्सा लेंगे। बैठक में सीट बंटवारे पर अंतिम मोहर लगने की उम्मीद है। तो चुनावी सरगर्मियां तेज हैं, जहां पर वो सीट शेयरिंग को लेकर फॉर्मूला
अपनाया जा रहा है और तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं भाई उनके खाते में कितनी सीटें और कैसे कैसे आएंगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उनके उम्मीदवारों को हो। और झारखंड में सीट बंटवारे को लेकर ही आरजेडी नेता तेजस्वी यादव आज रांची पहुंच रहे हैं। तेजस्वी यादव घटक दलों के नेताओं से मिलकर सीट शेयरिंग पर चर्चा करेंगे। तेजस्वी यादव आरजेडी के कार्यकर्ताओं से रांची में चुनावी तैयारियों पर भी बैठक करने वाले हैं। और इस दौरान गठबंधन की रणनीति को अंतिम रूप देने के उद्देश्य से काफी अहम माना जा रहा है। तो सीट शेयरिंग को लेकर घटक दलों में आज चर्चा मंथन होगा। और क्योंकि जब हम अलायंस की बात करते हैं, किसी भी राज्य में अगर चुनाव है तो अलायंस में तमाम जो नेता हैं उन्हें खुश करना बेहद ज़रूरी है, नहीं तो फिर बागी तेवर की वजह से जो दल बदल है, जो आया राम गया राम है, उसको रोकने के लिए कैसे जो ये सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है वो काम आएगा। तो दिवाकर हमारे साथ रांची से जुड़ गए हैं। दिवाकर, तो घटक दलों की अगर बात की जाए तो कैसे सीट शेयरिंग पर कोई भी नाराज़ ना हो, सभी को वहाँ पर अपना मत मिले, उस लिहाज से तेजस्वी यादव का ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। देखिए, निश्चित तौर पर सीट शेयरिंग को लेकर दोनों गठबंधन, चाहे वो एनडी गठबंधन हो चाहे फिर इंडी गठबंधन, दोनों की तरफ जो स्थितियां हैं वो तस्वीर एक दो दिनों में साफ हो जाएगी। आज चूंकि तेजस्वी यादव आ रहे हैं और सीपीआई एमएल के दीपांकर भट्टाचार्य भी रहेंगे, तो इन दोनों नेताओं की मौजूदगी में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास में बैठक होगी। लेकिन आज इंडी गठबंधन का जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है वो खुलकर सामने इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि कल राहुल गांधी के भी झारखंड आने की संभावना है, और उसके बाद कांग्रेस फोल्डर को कितनी सीटें इस गठबंधन में मिलेगा, क्योंकि ये जो इंडी गठबंधन में बड़े भाई और छोटे भाई का जो कुनवा है वो थोड़ा सा असमंजस वाली जो स्थिति है वो भी लगातार अभी देखने को मिल रही है, क्योंकि वो लास्ट समय तक जो स्थिति है वो बार्गेनिंग की स्थिति यहाँ पर चल रही है। तो वैसे में राहुल गांधी के कल यहाँ पहुंचने की संभावना है और उसके बाद जो हम कह सकते हैं कि इंडी गठबंधन की तस्वीर साफ होगी। लेकिन आरजेडी कोटे को कितना सीट मिलना चाहिए, सीपीआई एमएल को कितना सीट मिलनी चाहिए, उस पर आज हो सकता है कि अंतिम मुहर यहाँ पर लग सकता है, लेकिन सीट शेयरिंग का अनाउंसमेंट उस तरफ से नहीं हो सकता। लेकिन क्योंकि जो एनडी गठबंधन है, जो भारतीय जनता पार्टी, आजसू पार्टी और ये जदयू नीतीश कुमार वाली और उसके अलावा लोजपा रामविलास वाली जो पार्टी है, इन चारों के बीच लगभग सहमति बन गई है। एक आध दो सीटों पर जो पेच फंसा हुआ है उसके जो है कह सकते हैं कि उसमें जल्द ही जो सस्पेंस या पेच है वो जल्द ही दूर हो जाएगा और उसके बाद कभी भी घोषणा हो सकती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यसमिति की बैठक है वो ऑलरेडी हो चुकी है और जितने उम्मीदवार हैं उनके नामों का एक तरीके से हम कह सकते हैं कि फाइनल, और मीडिया में लगातार नाम भी चल रहे हैं कि ऑलमोस्ट सारे नाम फाइनल हो गए। लेकिन जब तक अनाउंसमेंट फाइनल नहीं हो जाता तब तक इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन एक तरीके से तस्वीर जो हम कह सकते हैं एनडी गठबंधन में साफ है, लेकिन फिलहाल इंडिया गठबंधन में एक दो दिन अभी इंतजार करना पड़ेगा जब सीट शेयरिंग का फॉर्मूला खुलकर सामने आएगा। और इस बीच हम कह सकते हैं कि चूंकि आज से पहले चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू होगी, 11 बजे के आसपास नोटिफिकेशन हो जाएगा और उसके बाद नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और 25 नवंबर तक नामांकन होना है। तो उस लिहाज से आप समझ सकते हैं कि बहुत ही जल्द जो दोनों पॉकेट्स है उसकी तरफ से सीट शेयरिंग का फॉर्मूला और उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी किया जा सकता है। जी दिवाकर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि हरियाणा की हैट्रिक से काफ़ी उत्साहित है भारतीय जनता पार्टी, ऐसे में नामांकन प्रक्रिया की भी शुरुआत आज से झारखंड में होने वाली है, तो वो ऐसे कौन कौन से बड़े चेहरे हो सकते हैं संभावित जो पहली सूची में जिनके नाम शामिल किए जाने की उम्मीद है? देखिए, पहले चरण में जो चुनाव है, पहले चरण का जो चुनाव हो एक तरीके से पूरा कोल्हान का जो इलाका है वो सेंट्रिक है। छोटा नागपुर, रांची की कुछ सीटें हैं, पलामू की कुछ सीटें हैं, खूंटी है, सरायकेला खरसावा है, ये तमाम जो इलाके हैं यहाँ पर पहले चरण में चुनाव होने। और सेकंड चरण का जो चुनाव है वो एक तरीके से पूरी तरीके से जो सेंट्रिक है वो कोयलांचल और संथाल परगना का जो इलाका है वहां पर है। तो आप समझ सकते हैं कि जो पहला चरण का इलाका कोल्हान का जो बेल्ट है, तो कोल्हान में आप समझ सकते हैं कि जेएमएम छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए चंपई सोरेन, तो ये एक बड़े चेहरे हो सकते हैं जिन पर की दाव होगा। फिर उसके अलावा जमशेदपुर के आसपास की जो सीटें हैं वहां पर कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा को टिकट मिलेगा। तो ऐसे कई चेहरे हैं जिस पर इस बार दाव लगाने का प्रयास होगा। और उसके अलावा क्योंकि कोल्हान हमेशा से जेएमएम का भी गढ़ रहा है, तो वैसे में जेएमएम के जो दिग्गज उम्मीदवार है वहां उस मैदान में उतरेंगे। तो ये जो पहला चरण भी है वो काफी महत्वपूर्ण है और 43 सीटें, क्योंकि सेकंड चरण में 38 सीटों पर चुनाव हो रहा है, तो पहला चरण इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है कि 81 में से आधे से ज्यादा सीटों पर चुनाव पहले चरण में हो रहे हैं। बिल्कुल, पहला चरण महत्वपूर्ण है और पहले चरण में क्या मुद्दे होंगे, क्या उन मुद्दों को लेकर जो चुनावी उम्मीदवार आएंगे और कैसे वो जनता की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे, ये देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया दिवाकर इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप देखते रहिए डीडी न्यूज़।
कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। बेटियां घर की रौनक हैं, बेटियां घर संवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। वो मिस्टर विकास की फाइल आप पॉलिसी बाजार। मैम, आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है, अब आप सर को घर ले जा सकती हैं। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है, जहां विमानों को बम से उड़ाने की जो धमकी का मामला है, उस मामले की अगर हम बात करें तो दिल्ली पुलिस ने उसकी जांच को तेज कर दिया है। खातों की जानकारी के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से संपर्क किया जा रहा है। सबसे अहम बात यहाँ पर यह है कि इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस ने FIR भी दर्ज की है और मुंबई पुलिस से भी संपर्क साझा जा रहा है। यानी कि जो ये धमकी आई है उनके खातों की जांच की जा रही है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कांटेक्ट स्थापित किया जा रहा है और इस मामले में दिल्ली पुलिस ने FIR भी दर्ज की और मुंबई पुलिस से भी कहीं ना कहीं क्या कोई लीड मिलता है उससे भी संपर्क किया है दिल्ली पुलिस ने। क्योंकि हमने देखा था अभी कुछ दिन पहले भी जब जेद्दा जा रही थी फ्लाइट, उसमें भी बम से उड़ाने की धमकी मिली और एक और फ्लाइट पे भी कुछ ऐसा ही मामला सामने आया था। तो क्योंकि त्योहारी सीज़न है, लोग लगातार एक राज्य से दूसरे राज्य के साथ साथ तो ट्रैवल कर रही हैं, दूसरे देशों से भी भारत आ रहे हैं, तो इस लिहाज से मामले को अगर देखा जाए तो उसकी गंभीरता को समझते हुए FIR भी दर्ज की गई और पुलिस ने मामले की जो जांच है उसमें तेज़ी बुला रहे हैं। नीरज, अगर हम देखें तो अभी 2-3 दिन पहले भी और उससे पहले विमानों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई और इस बार ये जो मामला है इस पर FIR दर्ज की गई है। कहीं ना कहीं संजीदगी के साथ दिल्ली पुलिस काम करती है और संपर्क भी साधा है मुंबई पुलिस से। कोई लीड मिलने की कोई आशंका है और यही कारण है कि दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले में FIR दर्ज की है और दिल्ली पुलिस का ये मानना है कि दूसरे देशों में बैठे हुए लोग अपने एक्स हैंडल पर फर्जी तरीके से अकाउंट बनाते हैं डार्क वेब पर जाकर और वो शो ऐसा होता है कि वो इंडिया से ऑपरेट हो रहा है जबकि उसका IP एड्रेस कहीं और का होता है। इसके साथ साथ ही कई सारे फोन कॉल है, उनकी भी जो जांच है वो दिल्ली पुलिस कर रही है। दिल्ली पुलिस ने एक अलग से स्पेशल टीम बनाई है इसके लिए, क्योंकि ये बड़ा एक सीरियस क्राइम है। आपने देखा भी था कि अभी कुछ दिन पहले तमाम जो फ्लाइट थी उनको डाइवर्ट करके दिल्ली जो एयरपोर्ट है वहां पर लाया गया और वहां पर सुरक्षा जांच हुई। अभी कुछ दिन पहले आकाश एयर की जो फ्लाइट थी उसको भी दिल्ली लाया गया था, वहां उसकी सुरक्षा जांच हुई और बाद में पता लगा कि ये एक फर्जी कॉल थी। इससे पहले भी शारजाह एक फ्लाइट एयर इंडिया की फ्लाइट जा रही थी, न्यूयॉर्क एक फ्लाइट जा रही थी, उसमें भी इस तरह की जो खबरें निकलकर सामने आई थी कि फर्जी जो बम है उसमें प्लांट किया गया है और उस फ्लाइट को उड़ा दिया जाएगा। लेकिन जब जांच हुई तो ये सारी खबरें फर्जी निकली। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने इसमें मामला दर्ज किया है। दिल्ली पुलिस अब सोशल मीडिया के जितने भी अकाउंट हैं, जितने भी जो कंपनियां हैं सोशल मीडिया को ऑपरेट कर रही हैं, उनसे संपर्क साधा है। इसके साथ ही मुंबई पुलिस से भी दिल्ली पुलिस टच में है और जल्दी ही मुंबई पुलिस के साथ एक मीटिंग है वो भी दिल्ली पुलिस कर सकती है इस पूरे मामले को लेकर कि ये पूरा मामला क्या है, किस तरीके से ये ऑपरेट हो रहा है, कौन कौन लोग इस तरह की अफवाह फैला रहे हैं, ताकि देश के अंदर एक गड़बड़ी का जो माहौल है उसे पैदा कर रहे हैं। तो उसको लेकर दिल्ली पुलिस लगातार जांच कर रही है। इसमें अब FIR भी आंचल दर्ज कर ली गई है और जल्दी ही दिल्ली पुलिस मुंबई जाएगी और तमाम जानकारियां मुंबई पुलिस से साझा भी करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज इस जानकारी के लिए। और साफ तौर पर क्योंकि इस तरह की हॉक्स कॉल्स जो होती हैं अगर किसी विमान को उड़ाने की आती हैं तो कहीं ना कहीं जो पुलिस की मशीनरी है
उसको भी बहुत वो प्रभावित करती, तो उस लिहाज से एक बड़ा कदम दिल्ली पुलिस द्वारा। बढ़ते आगे और एक और बड़ी खबर की तरफ आपको लिए चलते हैं, जो कि मुंबई से ही आ रही है, जहां ट्रैफिक पुलिस के व्हाट्सएप नंबर पर धमकी भरा एक मैसेज आया है। जी हाँ, अभिनेता सलमान खान से 5 करोड़ रुपए की मांग की गई है। लॉरेंस बिश्नोई से दुश्मनी खत्म करने के लिए 5 करोड़ मांगे गए। जी हाँ, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मुंबई पुलिस ने शुरू कर दी है इस पूरे मामले को लेकर के जांच। लॉरेंस बिश्नोई से दुश्मनी खत्म करने के लिए 5 करोड़ रुपए मांगे गए हैं। मुंबई पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर के जांच शुरू कर दी है और कहीं ना कहीं ये तार बाबा सिद्दीकी हत्याकांड से भी जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आशंका व्यक्त की जा सकती है कि इस तरह से ये जो मामला है, क्योंकि सलमान खान के लिए ये फ़ोन आया है 5 करोड़ रुपए में पूरे मामले को सेटअप करने के लिए। ये फ़ोन है लॉरेंस बिश्नोई से दुश्मनी खत्म करने के लिए 5 करोड़ रुपए की मांग की गई है। मुंबई पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर के जांच शुरू कर दी है। और सबसे अहम बात यहाँ पर यह है कि सलमान खान की जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको बढ़ाया गया है बाबा सिद्दीकी के हत्याकांड के बाद, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बात पूरे इस वक्त अगर हम देखें तो खबरों में सुर्खियाँ बटोर रही है, क्योंकि बाबा सिद्दीकी के साथ सलमान खान की नज़दीकियाँ थी। तो उनका अगला टारगेट जो है लॉरेंस बिश्नोई है, वो सलमान खान हो सकते हैं, इसलिए उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई है। और उसके बाद व्हाट्सएप पर ये धमकी भरा मैसेज आना, अब इसकी सत्यता क्या है, ये क्या भ्रामक है, और इसकी जांच भी इस पर भी सवाल उठते हैं कि भाई क्या ये जो मैसेज आया है, ये किसका IP एड्रेस क्या है, किसने किया। जैसे कि हम अभी आपको इससे पिछली खबर में बताए थे, क्या ये हॉक्स मैसेज तो नहीं है। तो उस लिहाज से अभिनेता सलमान खान से 5 करोड़ की मांग की गई है कि भाई आप ये पैसे दीजिए, लेकिन इस पर अभी सत्यता को लेकर जांच की जा रही है। वक्त छोटे से ब्रेक का है, आप देखते रहिए DD न्यूज़। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। सारी छुर्रियाँ भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। हाथ धोकर आते हैं। साबुन की जगह हैंड वॉश? मोहन का प्रमोशन हो गया क्या? सैवलॉन हैंड वॉश तो हमारा रोज का है। सिर्फ 10 रुपए में 200 ml हैंड वॉश बनाओ। सैवलॉन पाउडर टू जेल हैंड वॉश, जर्म से बचाए, शान बढ़ाए। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ये तुम्हारा खेत नहीं, खेल का मैदान है। अकेले क्या कर लोगे? अकेले नहीं, मेरे साथ है मेरा यार, जिसके सामने हुई अड़ियल मंडूसी की भी हार तुम्हारी तरह। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिलियन, गेहूं का पहरेदार, अड़ियल मंडूसी की हार। और ब्रेक के बाद नया सवेरा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आइए अब आपको खबरों के माध्यम से लिए चलते हैं हरियाणा। जी हां, हरियाणा मंत्रिमंडल के गठन के बाद हरियाणा कैबिनेट की पहली बैठक आज होगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद हरियाणा कैबिनेट की ये पहली बैठक है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में सभी 13 मंत्री शामिल होंगे। बैठक से पहले सभी नए मंत्रियों के विभागों का बंटवारा भी हो सकता है। माना जा रहा है कि बैठक में विधानसभा के सत्र और प्रोटेम स्पीकर को लेकर भी फैसला हो सकता है। और इस सत्र में विधानसभा के सभी नए सदस्यों को शपथ दिलाई जाएगी। आपको बताएं कि कैबिनेट मंत्री के रूप में कल अनिल विज, कृष्णलाल पंवार, राव नरबीर, महिपाल ढांडा, विपुल गोयल, डॉक्टर अरविंद शर्मा, श्याम सिंह राणा, रणबीर गंगवा, कृष्ण बेदी, श्रुति चौधरी, आरती राव ने शपथ ली। वहीं राजेश नागर और गौरव गौतम ने राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में शपथ ली थी। वहीं हरियाणा में कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। जी हां, दक्षिणी हरियाणा से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और OBC सेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना इस्तीफा भेज दिया है। हरियाणा में रेवाड़ी से 6 बार के विधायक कैप्टन अजय सिंह यादव ने अपने सोशल मीडिया हैंडल X पर यह जानकारी साझा की है। और साथ ही उन्होंने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और सोनिया गांधी को भी टैग किया।
कैप्टन अजय सिंह यादव ने लिखा कि मैंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को एआईसीसी ओबीसी विभाग के अध्यक्ष और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से अपना इस्तीफा भेज दिया है। इधर अजय यादव ने कांग्रेस पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि इस्तीफा देने का यह निर्णय वास्तव में कठिन निर्णय था, लेकिन कांग्रेस पार्टी के साथ मेरे परिवार का 70 वर्षों का जुड़ाव भी था। अजय यादव ने कहा कि क्योंकि मेरे पिता स्वर्गीय राव अभय सिंह 1952 में विधायक बने थे और उसके बाद मैंने पारिवारिक परंपरा को जारी रखा था, लेकिन सोनिया गांधी के बाद मेरे साथ खराब व्यवहार करने के लिए पार्टी आलाकमान से मोह भंग हो गया है। अजय यादव गुरुग्राम से लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन पार्टी ने राज बब्बर को चुनावी मैदान में उतार दिया। अजय यादव लालू प्रसाद यादव के समधी हैं। हरियाणा में कांग्रेस की जो हार है उस पर भी उन्होंने कहा था कि पार्टी की राज्य में जीत से पहले मुख्यमंत्री पद की लड़ाई चल रही थी, जो कि ठीक नहीं था। अजय यादव के जो बेटे हैं वो रेवाड़ी से चुनाव में उतरे, लेकिन हार का सामना उन्हें करना पड़ा। तो हरियाणा में हार के बाद आप देख सकते हैं कि कांग्रेस को लगातार झटके पे झटका लग रहा है और आंतरिक जो कलह है उसकी वजह से हरियाणा में कांग्रेस को ये बड़ा झटका लगा। हरियाणा के पूर्व वित्त मंत्री रह चुके हैं अजय सिंह यादव, अच्छा खासा कद रहा है। अगर हम हरियाणा की राजनीति में देखें, उनका रेवाड़ी सीट पर बेटे चिरंजीव राव को मिली थी शिकस्त, और इस लिहाज से अजय यादव का जाना हरियाणा में अगर बात करें कांग्रेस के लिए तो एक बड़ा झटका है। तो हरियाणा के बाद आपको लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश, जहां के बहराइच हिंसा के 5 गुनाहगारों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी से पहले पुलिस की आरोपियों की मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 के पैर में गोली लगी। ये आरोपी नेपाल भागने की फिराक में थे। घायल सरफराज और तालीम नामक युवक गोपाल मिश्रा की हत्या के मुख्य आरोपियों में से हैं। पुलिस का कहना है कि उसने राम गोपाल मिश्रा की हत्या के आरोप में मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद, उसके बेटे मोहम्मद सरफराज, मोहम्मद फहीम, मोहम्मद तालीम और मोहम्मद अफजल को गिरफ्तार किया है। पुलिस मुठभेड़ के बाद बहराइच समेत आसपास के जिलों में सतर्कता बढ़ा दी गई है। बहराइच शहर में डीएमएसपी ने खुद मोर्चा संभाला, मार्च किया। उपद्रव प्रभावित क्षेत्र में बड़ी संख्या में पुलिस की तैनाती कर दी गई है। आज शुक्रवार होने के कारण पुलिस अधिक सतर्क है। इस एनकाउंटर के बाद अब सियासी मुठभेड़ हो रही है। विपक्ष पुलिस की कार्रवाई पर उंगली उठा रहा है। वहीं आज जुमे की नमाज के मद्देनजर इलाके में सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया गया है। और इसी पूरी खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ रामेंद्र बहराइच से जुड़ गए हैं। रामेंद्र, बहराइच हिंसा पर 5 की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन आज क्योंकि जुमे की नमाज की वजह से अधिक सतर्कता बरती जा रही है। किस तरह से वहां पर पुलिस ने मौके को संभाला हुआ है और क्या अभी भी फ्लैग मार्च किया जा रहा है? देखिए आंचल, बहराइच में कल भी फ्लैग मार्च डीएमएसपी ने स्वयं उतरकर मौके पर किया, क्योंकि जो ये हिंसा है ये कई अलग अलग सेक्टर में हुई थी। बहराइच में भी कुछ दुकानें तोड़ी गई थी, अलग अलग चौराहों पर दुकानें तोड़ी गई थी, तो करीब 20 से 30 किलोमीटर के रेडियस में छोटी छोटी जगहों पर हिंसाएं हुई थी। तो पुलिस का ये है कि पुलिस ने उसको कई सेक्टरों में बांट दिया गया और एक सेक्टर की जिम्मेदारी एक आईपीएस अफसर को दी गई, पीएससी लगी हुई है, आरएफ लगी हुई है, यहाँ दंगा नियंत्रण की फोर्स लगी हुई है, एटीएस को अलर्ट पर रखा गया है, एसटीएफ को अलर्ट पर रखा गया है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो उनको अलर्ट पर रखा गया है। तो पुलिस और जो सरकार है वो किसी भी तरीके से कोई ढील नहीं देना चाहती कि ये घटना दोबारा इस तरीके का और बहराइच जले। तो इस तरीके से पूरी तैयारी की गई। आज चूंकि जुम्मे की नमाज होनी है तो माना जाता है कि नमाज के बाद कुछ ना कुछ परिस्थितियां विपरीत हो सकती हैं, तो उसको लेके भी सतर्कता बरती गई है। पुलिस और प्रशासन पूरी तरह तैयार है और उन मस्जिदों में जहां पर ज्यादा नमाजी जाते हैं वहां फोर्स की एक्स्ट्रा व्यवस्था की गई है। कोई घटना अलग से घटित ना हो इसके लिए तमाम आला अधिकारियों को वहां लगाया गया है। उम्मीद की जानी चाहिए कि शांति बनी रहेगी, क्योंकि कल भी जिस तरीके से मुठभेड़ के बाद परिस्थितियां थी तो कोई अग्रेसिवनेस नहीं दिखाई पड़ा। अभी शांति है। महाराजगंज का जो कस्बा है वहां भी शांति है, जो अगल बगल के चौराहे हैं जो छोटे छोटे से वहां भी शांति है। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि शांति बनी रहेगी। हालांकि पुलिस अलर्ट है, प्रशासनिक अधिकारी खुद मौके का निरीक्षण कर रहे हैं और मौके पर हैं। रामेंद्र, ये आरोपियों के साथ मुठभेड़ तो समझ में आती है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा कि आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन ये जो सियासत गर्मा गई है और ये राजनीतिक मुठभेड़ जिस तरह से शुरू हो गई है, कहीं ना कहीं क्या अशांति और बढ़ाने की बात है सामने, या फिर इसकी क्या वजह निकाली जाए?
संध्या, राजनीतिक लोग बहराइच की तासीर को नहीं समझ रहे हैं। ये सुहेलदेव का जिला है। सुहेलदेव यहाँ रहे हैं जिन्होंने गाजी को कुछ सैनिकों के साथ ले जाके मार दिया था। अगर वो इसकी तासीर नहीं समझ पाते तो उनकी कमी है। लेकिन यहाँ हिंदू मुसलमान, अगर गाजी की मजार पर हजारों की संख्या में हिंदू जाता था तो जो दुर्गा पूजा के लिए मूर्तियां लगाई जाती थी वहां मुसलमान भी उसमें सहयोग करता था। ये घटना उस मनबड़ सरफराज के कारण हुई है जिसको पुलिस का प्रोटेक्शन मिला था। पुलिस वहीं रुकती थी, पुलिस से रिश्ते अच्छे थे और पुलिस ने अगर गलती से लाठीचार्ज हिंदुओं पर न की होती तो शायद ये घटना नहीं घटी थी। तो ये लापरवाही की घटना है। 3 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई अभी तक की गई और आगे भी अन्य के खिलाफ कार्रवाई सरकार करेगी निश्चित रूप से जो चीजें हैं। तो ये परिस्थिति है। राजनीतिक लोग राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। वो चाहते हैं कि ये इनके बीच गैप बना रहे, तो वो उनका अपना एजेंडा है। लेकिन समाज यहाँ एक साथ जुड़ने के लिए तैयार है और प्रशासन भी उसी दिशा में आगे काम कर रहा है। रामेंद्र, हम जानते हैं कि आने वाला जो पूरा ये महीना है त्योहारी, और इसीलिए योगी आदित्यनाथ ने भी कड़े आदेश दिए हैं कि इस तरह का जो उपद्रव है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खैर, आपसे न्यूज़ 10 में भी बातचीत जारी रहेगी रामेंद्र, लेकिन फिलहाल इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बढ़ते आगे और बात करते हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की, जो कि मलावी दौरे के दूसरे दिन आज वहां के शीर्ष नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय संबंधों पर होने वाली बैठक में शिरकत करने वाली हैं। और इसके साथ ही वो मलावी में प्रमुख व्यापार और उद्योग जगत के नेताओं और भारतीय समुदाय से भी बातचीत करेंगी। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद राष्ट्रपति कामुजू समाधि पर पुष्पांजलि भी अर्पित करेंगी। राष्ट्रपति का मलावी के राष्ट्रपति से मिलने का भी कार्यक्रम है। और अब बात करते हैं बाल विवाह की, जिस पर रोक से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज अहम फैसला सुनाने वाला है। एक एनजीओ की ओर से दायर याचिका में आरोप लगाया गया कि राज्यों के स्तर पर बाल विवाह निषेध अधिनियम का सही तरह से पालन नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से बाल विवाह के मामले बढ़ रहे हैं। और इस सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा था कि वो राज्यों से परामर्श कर ये बताए कि बाल विवाह पर रोक लगाने के कानून पर प्रभावी अमल के लिए उसकी ओर से क्या कदम उठाए गए हैं। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की निगरानी के लिए भी एक नियामक बोर्ड की गठन की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करने वाला है। वकील शशांक शेखर झा की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि थिएटर में फिल्म रिलीज होने के लिए सेंसर बोर्ड का सर्टिफिकेट होना जरूरी है, लेकिन ओटीटी कंटेंट के लिए ऐसी कोई व्यवस्था मौजूद नहीं। और इसी के चलते इन प्लेटफॉर्म पर हिंसक और अश्लील सामग्री से लेकर ऐसी सामग्री की भरमार है जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरा पैदा कर सकती है। मौजूदा आईटी रूल इसके रेगुलेशन में नाकाम साबित हुए हैं और इसीलिए ज़रूरी है कि सरकार इस प्लेटफॉर्म पर परोसे जाने वाले कंटेंट पर निगरानी के लिए एक नियामक बोर्ड का गठन करे। बात दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट की, जहां आज दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी सत्येंद्र जैन की नियमित जमानत याचिका पर फैसला सुनाया जा सकता है। जैन को ईडी ने 30 मई 2022 को उनसे कथित तौर पर जुड़ी 4 कंपनियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया था। हालांकि फिलहाल वो जुडिशियल कस्टडी में जेल में बंद है। और वक्त की छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार आकर भी बहुत सी खबरें कर रही हैं इंतजार। जुड़े रहिए नया सवेरा के साथ। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो NPS एक इक्वालिटी ला रहा है। हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह।
ये तुम्हारा खेत नहीं, खेल का मैदान है। अकेले क्या कर लोगे? अकेले नहीं, मेरे साथ है मेरा यार, जिसके सामने हुई एडियल मंडूसी की भी हार तुम्हारी तरह। आईआईएल के ट्रैक्टर ब्रांड का मिलियन, गेहूं का पहरेदार एडियल मंडूसी की हार। और ब्रेक के बाद नया सवेरा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ये खबरों में बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें कि भारत कनाडा संबंध इस समय तनाव के दौर से गुजर रहे हैं, जिसके केंद्र में है आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का मामला, जिसे लेकर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भारतीय राजनयिकों पर लगा रहे हैं बेबुनियादी आरोप। लेकिन ये मात्र आरोप ही हैं। इन्हें लेकर सितंबर 2023 से अब तक कनाडा कोई सबूत नहीं दे पाया है, जिसे स्वयं ट्रूडो भी स्वीकार कर चुके हैं। और इसीलिए ये सवाल उठना भी लाजमी है कि इस तरह के आरोपों के पीछे आखिर क्या है ट्रूडो की मंशा। कूटनीति के खेल में अनर्गल आरोप बैकफायर भी कर सकते हैं। ऐसा ही हुआ है कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के साथ। कनाडाई पीएम के खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या मामले में भारत सरकार के राजनयिकों की संलिप्तता के गंभीर आरोप को लेकर भारत ने बेहद सख्त रवैया अपनाया है। बेबुनियाद बयानबाजी को सिरे से नकारते हुए भारत अब निरंतर कनाडा की पोल खोल रहा है। कनाडा का अब तक आरोपों को लेकर कोई सबूत साझा ना करना खुद ट्रूडो सरकार के रवैये और मंशा पर सवालिया निशान लगाता नजर आ रहा है। गुरुवार को विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक बार फिर से तथ्यों को स्पष्ट तौर पर सामने रखते हुए मामले में ट्रूडो की राजनीतिक मंशाओं से प्रेरित पैटर्न की ओर इशारा किया। So far, Canada has not given any evidence in support of the very serious allegations that they've leveled against India and against Indian diplomats. We also see there is a pattern. The pattern is motivated by political considerations on the part of the Canadian Trudeau government. ट्रूडो ने बुधवार को यह स्वीकार किया था कि उनके पास निज्जर की हत्या में कोई ठोस सबूत नहीं था, केवल खुफिया जानकारी थी, जिसे लेकर विदेश मंत्रालय ने सवाल खड़ा किया। PM Trudeau's own admission yesterday would indicate the value. As regards our stance on the allegations, we will naturally reject false imputations against our diplomats. 26 प्रत्यार्पण अनुरोध और कई प्रोबेशनल अरेस्ट के लंबित अनुरोध को लेकर भी विदेश मंत्रालय ने ट्रूडो सरकार को आड़े हाथों लिया। 26 एक्स्ट्रेडिशन केसेस पेंडिंग हैं। उन 26 के अलावे प्रोविजनल अरेस्ट की इंफॉर्मेशन जो हम लोग म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी के तहत मांगते हैं, उसमें भी कई एक सारे मामले वहाँ पर कनाडा में पेंडिंग हैं। लॉरेंस बिश्नोई के गैंग और अन्य गैंग के बारे में, सिंडिकेट्स के बारे में हमने कनाडा से कई एक साल पहले और हाल में भी उनको बताया है, उनसे प्रोविजनल अरेस्ट का रिक्वेस्ट किया है। अब तक उन्होंने इस पे कोई एक्शन नहीं लिया है, ना कोई अरेस्ट किया है। कनाडा से भारतीय हाई कमिश्नर तथा 5 राजनयिकों की वापसी के बाद फिलहाल केवल इमरजेंसी वीजा ही दिए जा रहे हैं। पिछले साल निज्जर की हत्या के बाद से ही ट्रूडो के भारत पर बिना सबूत के बेबुनियाद आरोप दोनों देशों के संबंधों में लगातार खटास बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और कनाडा और भारत के रिश्तों पर और रोशनी डालने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अक्षय डोंगरे मौजूद हैं। अक्षय, इसे क्या कहें, राजनीतिक महत्वाकांक्षा, गठबंधन की विवशता, या फिर हम ये माने कि कूटनीतिक अपरिपक्वता का एक बहुत अहम उदाहरण दिया है जस्टिन ट्रूडो ने, जहां वो अभी अल्पमत में सरकार चला रहे हैं। और ख़ास तौर पर उन दो तमाम अहम ऐसी सीट्स, अगर बात करें मॉन्ट्रियल और टोरंटो की, जहां उसका गढ़ माना गया, वो से हार गए, और भारत के साथ लगातार रिश्ते रसातल की तरफ बढ़ते हुए। आंचल, आपने बिल्कुल ठीक बात कही। आपने जो 3 चीजें कही, चाहे वो कूटनीतिक परिपक्वता हो या फिर बात हो एक तरह से राजनीतिक मजबूरी या फिर ध्यान भटकाने की कोशिश, ये सभी चीजें हो रही है इस वक्त। अगर हम कनाडा में देखें तो जस्टिन ट्रूडो की सरकार की अगर बात की जाए तो कई सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं, जैसे खालिस्तानी एलिमेंट्स की अगर हम बात
करें तो उनका समर्थन उन्हें हमेशा से मिलता रहा है। अगर बात किया जाए उनकी राजनीतिक मजबूरियों की, तो उनको पता है कि अगर वे इन जो ये एलिमेंट्स हैं इनसे अगर समर्थन नहीं लेंगे तो उनका सरकार चलाना लगभग नामुमकिन है। और तीसरी बात कही जाए तो ना सिर्फ भारत के केस में बल्कि अन्य देशों के केस में भी ये चीज हमने साफ तौर पे देखी है कि जस्टिन ट्रूडो जिस तरह से अपनी फॉरेन पॉलिसी चलाते हैं, जिस तरह से अपरिपक्व बयानबाजी उन्होंने हमेशा से की है, उनको देखते हुए उनकी कूटनीतिक समझ, राजनीतिक समझ दोनों के ऊपर बड़े सवाल ना सिर्फ अभी उठ रहे हैं बल्कि पहले से उठते आए हैं। डोनाल्ड ट्रंप खुद उनके ऊपर सवाल उठाते रहे हैं, कई सारे अन्य देश है वो सवाल उठाते रहे हैं। तो साफ तौर पे ये चीज जो इस वक्त हो रही है भारत कनाडा रिलेशंस में, जो एक नया एक तरह से निचला स्तर आ गया है इन दोनों देशों के बीच में, जहां तक उनकी कूटनीतिक संबंधों की बात की जाए तो उसके लिए केवल एक व्यक्ति जिम्मेदार है, वो है जस्टिन ट्रूडो। देखिए कई सारी बातें जो की जा रही है, चाहे वो निज्जर हो या फिर पन्नू हो, इन सभी ये जो आतंकवादी है जो भारत में नहीं है। देखिए खालिस्तान एक माइथोलॉजिकल एक एंटिटी है जो सच नहीं है, ना कभी हो सकती है। तो इनको खालिस्तानी आतंकवादी कई सारे लोग ये कह रहे हैं कि क्यों बुलाया जाए। अगर ये लोग कनाडा में रहकर भारत के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, भारत के खिलाफ हमलों की प्लानिंग कर रहे हैं, तो क्यों ना इन्हें कनाडाई आतंकवादी बोला जाए। जो लोग कनाडा के हैं और कनाडा में रहकर भारत के खिलाफ एक तरह से जंग छेड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये खालिस्तानी आतंकवादी नहीं, क्योंकि खालिस्तान जैसी कोई चीज ही नहीं है, बल्कि ये कनाडाई आतंकवादी है जो कनाडा की सरकार का समर्थन जिन्हें सीधे तौर पे प्राप्त हो रखा है। अब अगर बात की जाए अब बाकी मुद्दों की कि किस तरह से भारत कनाडा के रिलेशन जो कभी काफी अच्छे हुआ करते थे उनको खराब होने के पीछे कारण यही है कि भारत के खिलाफ कुछ एलिमेंट्स है जो कनाडा में जिनको शह दी गई है, वहां से वे लोग ऑपरेट कर रहे हैं, वहां से लोग भारत के खिलाफ जंग की प्लानिंग कर रहे हैं, वहां से भारत के खिलाफ षड्यंत्रों की प्लानिंग कर रहे हैं। तो उसको लेकर एक्शन लेने के बजाय जिस तरह से ट्रूडो ने एक वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए इस पूरे मुद्दे को इतना बड़ा किया है, उसे देखते हुए साफ तौर पे ना सिर्फ भारत में या फिर अमेरिका में या फिर दुनिया भर के अन्य देशों में बल्कि कनाडा के अंदर खुद अब बड़े सवाल जस्टिन ट्रूडो के ऊपर उठने शुरू हो गए। चुनाव का वक्त है, वहां भी चुनाव होने वाले हैं और साफ तौर पे ये जो बौखलाहट देखी जा रही है जस्टिन ट्रूडो की, ये कहीं ना कहीं अपने वोट बैंक को कंसोलिडेट करने की एक मंशा इसमें दिख रही है। और इसी के चलते जी कनाडा के लोग भी अब इस बात को साफ तौर पे समझने लगे हैं। बिल्कुल, और ट्रूडो की जो कुर्सी है वो खतरे में है और इस वजह से शायद कहीं ना कहीं वो ये बात समझ चुके हैं और उनकी बौखलाहट उनके बयानों में साफ नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अक्षय इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। और आइए अब रुक करते हैं हमारे खास सेगमेंट अखबारों की सुर्खियों का। और अखबारों की सुर्खियां लेकर के हमारी सहयोगी मौजूद है शहला निगार। शहला, क्या कुछ खास है आज के अखबारों की सुर्खियों में? सुप्रभात आंचल और संध्या। आज अधिकतर समाचार पत्रों ने जिस खबर को प्रमुखता दी है वो है नायब सिंह सैनी ने जिस प्रकार दूसरी बार संभाली है हरियाणा की कमान। नायब सिंह सैनी ने बृहस्पतिवार को पंचकूला में एक समारोह में हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली और इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्य के कई नेता और राज्य भर से हजारों लोग शामिल हुए। ये खबर प्रमुखता से प्रकाशित हुई है। 13 मंत्रियों ने भी शपथ ली है। तो ये खबर जो है अधिकतर समाचार पत्रों में छाई हुई है। और एक और खबर जो कई अखबारों ने जिसे प्रमुखता दी है वो है यमुना से जुड़ी हुई औद्योगिक कचरा और जहरीले रसायन जिस प्रकार यमुना के लिए घातक बनते जा रहे हैं। यमुना का पानी निरंतर प्रदूषण से जहरीला होता जा रहा है। औद्योगिक कचरा और जहरीले रसायन उसमें बढ़ते जा रहे हैं। आईटीओ के बाद यमुना के प्रदूषण में तेज़ी से इजाफा हुआ है। दिल्ली प्रदूषण कंट्रोल कमेटी की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक यमुना में बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड स्तर में भी बढ़ोतरी हुई है। यमुना के जल में अमोनिया और फॉस्फेट की मात्रा कम नहीं हो रही है और जलीय जीवों पर लगातार खतरा मंडराता जा रहा है। तो ये बहुत ही चिंता का विषय है। ये खबर कई समाचार पत्रों ने प्रकाशित की है। साथ ही साथ व्यापार पेज पर कई समाचार पत्रों में वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान जो आयकर संग्रह हुआ है उसकी खबर है। 10.45 लाख करोड़ रुपए रहा है ये और 10 सालों में प्रत्यक्ष कर संग्रह में 182% का जो इजाफा हुआ है वो समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है।
आपको बता दें कि प्रत्यक्ष करदाताओं की जो संख्या है वो 10.41 करोड़ है और प्रत्यक्ष कर जीडीपी अनुपात 2014-15 के 5.55% से बढ़कर 2023-24 में 6.64% हो गया है। साथ ही साथ एक और खबर है जो उससे कैंसर के मुकाबले से जुड़ी खबर है ये। साथ ही साथ कैंसर से रिलेटेड एक खबर है कि किस प्रकार कैंसर से फाइट करने के लिए एम्स के जो वैज्ञानिक हैं वो लगातार शोध कर रहे हैं। अलग अलग कैंसर से बचाव के लिए किस प्रकार चिकित्सक देश में गहन शोध कर रहे हैं उसकी खबर को प्रकाशित किया गया है। कैंसर की पहचान, रोकथाम और प्रबंधन पर स्टडी हो रही है। स्टडी ओपीडी बेस्ड है। आपको बता दें कि 2021 में भारत में कैंसर से करीब 10 लाख मौतें हुई थीं और साल 2023 में भारत में कैंसर के 14 लाख से अधिक केस आए और ये काफ़ी चिंता का विषय है और इसीलिए एम्स के जो शोधकर्ता हैं वो कैंसर की पहचान, रोकथाम और प्रबंधन पर स्टडी कर रहे हैं ताकि इससे बचाव किया जा सके। तो फिलहाल अखबारों की सुर्खियों में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया इन खबरों को हमसे साझा करने के लिए शैला, इन अलग अलग क्षेत्रों से। और वक्त एक छोटे से ब्रेक के उस पार आकर जानेंगे दुनिया भर से क्या है खास खबरें। रहिए नया सवेरा के साथ। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोकझोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ये तुम्हारा खेत नहीं, खेल का मैदान है। अकेले क्या कर लोगे? अकेले नहीं, मेरे साथ है मेरा यार, जिसके सामने हुई अड़ियल मंडूसी की भी हार तुम्हारी तरह। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिलियन, गेहूं का पहरेदार, अड़ियल मंडूसी की हार। सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। और ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। और ब्रेक पर जाने से पहले जैसा कि मेरी सहयोगी ने बताया था कि ब्रेक के बाद आपको लिए चलेंगे 7 समंदर पार, यानी कि बताएंगे दुनिया भर की खबरें। तो आइए रुक कर लेते हैं दुनिया भर की खबरों की ओर। तो आइए बात करते हैं अमेरिका की, जहां राष्ट्रपति चुनाव में यूं तो कई मुद्दे हावी नजर आ रहे हैं, परंतु अर्थव्यवस्था को लेकर असंतोष गहराता हुआ नजर आ रहा है। आम जन का जीवन यापन मुश्किल है। महंगे आवास के कारण लोग सड़कों पर रहने के लिए मजबूर हैं। और हमारे संवाददाता अमृतपाल सिंह सैन फ्रांसिस्को की सड़कों पर निकले ये जानने के लिए कि कितनी गंभीर समस्या है अमेरिका में बेघर लोगों की स्थिति क्या है। देखते हैं खास रिपोर्ट के जरिए। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इस सब के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए जीवन यापन संकट का मुद्दा भी केंद्र में है। जीवन यापन की बेहतर सुविधाएं और किफायती दर पर आवास उपलब्ध न होने के कारण सड़कों पर रहने को मजबूर बेघर लोगों की स्थिति सैन फ्रांसिस्को जैसे बड़ी आबादी वाले शहर का बड़ा मुद्दा है। प्रसिद्ध गोल्डन गेट ब्रिज, बेहतरीन मौसम, गूगल और मेटा जैसे वैश्विक तकनीकी दिग्गजों की स्काई स्क्रैपर्स इमारतों के बीच सड़कों पर सोने को मजबूर 10,000 से अधिक बेघर लोग सैन फ्रांसिस्को की एक अलग ही तस्वीर सामने लाते हैं। I'm homeless because I've always been a person of the streets in terms of being like a universal broker, a facilitator of means and through the measure that has depth and true meaning of grace and form. एक दूसरे पर समस्या के लिए दोषारोपण करती दोनों राजनीतिक पार्टियों ने बेघर संकट की समस्या को केवल बिगाड़ने का काम ही किया है। I think it's a multifaceted issue in that there's certain homeless that have mental health issues, have issues with drugs, and it's a conundrum for San Francisco because we
provide them housing, we provide them food stipends, but a lot of times they don't want to take that up. आवास और शहरी विकास विभाग की वार्षिक बेघरता मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल अमेरिका में बेघर आबादी 6.5 लाख से अधिक तक पहुंच गई। The drug issue is a huge problem in terms of homelessness. A lot of times what happens is that they get addicted to the drug, and even though there might be services or a shelter that might be available for them, they don't want to come off the streets because they're so addicted to the drug. If you take them off the streets, they don't have that, they're not able to take it. And so it's a cycle where they're unable to get off the drug, they're not able to, they don't want to take the services or take any shelter because of that. अमेरिका की 10 सबसे महंगी काउंटीज में से 5 काउंटीज सैन फ्रांसिस्को में हैं। फिर भी इस शहर में होमलेसनेस की समस्या बहुत गंभीर है। आप सड़कों पर स्ट्रीट्स में होमलेस लोगों को देख सकते हैं। करीब 10% लोग सैन फ्रांसिस्को डाउनटाउन में बेघर हैं। और सिर्फ सैन फ्रांसिस्को नहीं, अमेरिका के बड़े शहर न्यूयॉर्क, बॉस्टन, शिकागो, अटलांटा, पूरे अर्बन लैंडस्केप का पार्ट होमलेसनेस या बेघरी है। बढ़ती महंगाई और फूड इन्फ्लेशन के साथ होमलेसनेस का मुद्दा इस इलेक्शन पर खासा असर छोड़ सकता है। कैमरामैन संजय जैना के साथ अमृतपाल सिंह, डीडी न्यूज़, सैन फ्रांसिस्को डाउनटाउन। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता अमृतपाल सिंह जुड़े हुए हैं। अमृतपाल, आपसे जानना चाहेंगे कि यह आंकड़ा छोटा नहीं है, आंकड़ा बड़ा है जो लोग बेघर हैं। साथ ही साथ आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह के अर्थव्यवस्था के हाल आपने बताए, तो अमेरिका में जो चुनाव संपन्न होने हैं उसका प्रभाव किस तरह से देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ लोगों के किस तरह के मुद्दे हैं जो इस चुनाव में हावी होते हुए नजर आएंगे। देखिए, इकोनॉमी सबसे बड़ा मुद्दा है संध्या इस इलेक्शन में। दोनों डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। हालांकि कमला हैरिस इनकम्बेंट एडमिनिस्ट्रेशन में हैं कि वाइस प्रेसिडेंट हैं जो बाइडन की, तो उन पर आरोप ज़्यादा लगता है। पर कमला अपनी तरफ से कहती हैं कि इकोनॉमी एक दिन में ख़राब नहीं हुई। ये डोनाल्ड ट्रंप इससे पहले राष्ट्रपति थे, उनकी जो पॉलिसीज़ थी उसकी वजह से हम आज ये हालात देख रहे हैं। पर लोगों के लिए हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी, फूड इन्फ्लेशन, इकोनॉमी की जो जॉब्स हैं उसकी वेजेस, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। स्टूडेंट्स के लिए एजुकेशन बहुत एक्सपेंसिव है। तो प्यू रिसर्च की अगर आप लेटेस्ट पोल्स देखें तो 81% अमेरिकन ये कह रहे हैं कि वो इकोनॉमी गिरती अर्थव्यवस्था के चलते बहुत इससे प्रभावित हैं। तो क्लियरली ये मुद्दा छाया रहेगा इस इलेक्शन में और कैंपेनिंग में भी। अमृत, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, चलिए तो अमृत से आगे भी अमृत मेरी आवाज़ अब अगर आप तक पहुंच रही है तो दूसरा सवाल ये है कि जब हम अर्ली वोटिंग की बात करते हैं जो कि यूएस इलेक्शंस में देखा जाता है, तो उत्तरी कैरोलिना में वो वोटिंग शुरू हो गई है। आखिर इसके क्या मायने हैं और नॉर्थ कैरोलिना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यूएस इलेक्शंस के लिए? देखिए, अर्ली वोटिंग यहाँ पे एक ट्रेंड है कि बेसिकली इलेक्शन इनकी 5 नवंबर को है। द फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ नवंबर, उसको सुपर ट्यूसडे ये कहते हैं। ये जो अर्ली वोटिंग होती है कि सभी स्टेट्स में आप मेल इन या इन पर्सन वोटिंग पहले कर सकते हैं। ज़्यादातर स्टेट्स में वो आपके पास कोई रीज़न होना चाहिए, या आप बीमार हैं फिज़िकली, कोई आपको इंजरी है, या आप अपनी काउंटी से बाहर ट्रैवल कर रहे हैं बिज़नेस के लिए या वेकेशन के लिए, तो आप अर्ली वोटिंग कर सकते हैं। कुछ स्टेट्स ये रीजंस मांगती हैं, कुछ स्टेट्स नहीं मांगती, वो मेल इन वोटिंग कर देती है, मेल पे चला जाता है। तो ये अर्ली वोटिंग का सिस्टम है। कई स्टेट्स में सितंबर 20 से अर्ली वोटिंग हुई। 15 तारीख को जॉर्जिया ने अर्ली वोटिंग की, रिकॉर्ड नंबर्स दिखे। आज नॉर्थ कैरोलिना में वोटिंग हो रही है। करीब कुछ देर पहले तक 25,000 वोट्स पड़ गई। नॉर्थ कैरोलिना आपने पूछा क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि स्विंग स्टेट है। यहाँ यूएस में जो स्टेट्स हैं वो ट्रेडिशनली कुछ पार्टीज़ के साथ वोट करती हैं। जो डेमोक्रेट्स के साथ वोट करती हैं वो ब्लू स्टेट्स कहलाती हैं। जो रिपब्लिकन्स को वोट करती हैं वो रेड स्टेट्स कहलाती हैं। कुछ स्टेट्स होती हैं जो देखा गया जैसे कि इलेक्शन पर
अमृत, यहाँ तक कि जो भारतीय राजनीति है, जब यहाँ पर भी चुनाव होते हैं तो स्विंग वोटर्स और स्विंग स्टेट्स का बहुत अहम महत्व है। कुछ ऐसा ही हम कह सकते हैं यूएस इलेक्शंस में। बहुत बहुत शुक्रिया अमृत, और वहाँ पर रात हो रही है तो आपको गुड नाइट इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। और आइए अब बात करते हैं नया सवेरा में मिजाज मौसम से जुड़ी हुई। तो आपने जाना मौसम का हाल। साथ ही साथ आपको बता दें कि खबरों की दुनिया से जुड़े रहने के लिए अब डीडी न्यूज़ की खबरें और अपडेट्स यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और हमारी वेबसाइट्स पर भी उपलब्ध हैं और आप इन्हें फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं। और नया सवेरा में वक्त हो चला है कि हम आपसे विदा लें, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं मनमोहक प्रस्तुति के साथ और इस वायदे के साथ कि आपसे मुलाकात होगी सोमवार को सुबह 8 बजे। दीजिए इजाजत, नमस्कार। नया सवेरा के प्रायोजक थे गैलेंट एडवांस रैबर।